हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं क्लास +1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में से जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कि आप किस तरह से एक मॉलिक्यूल में एक जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड टॉपिक में आपके लिए लेके आई हूँ बॉन्ड पैरामीटर्स। इन दोनों टॉपिक से ही आपके पास जरूर 100% गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जब भी आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो उससे पहले आपको फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम। जिस एटम का भी आप निकाल रहे हो उसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो किसी तरह का बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है फॉर्मल चार्ज का तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप किसी भी एटम का, आपके पास कोई भी एटम दे दिया जाए, आप उसका फॉर्मल चार्ज बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयन दिया हुआ है। क्लियर? इसमें आप देख सकते हैं एक जो है वो नाइट्रोजन एटम है और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है। क्लियर? चलिए अभी एक एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना शुरू करते हैं जिस तरह से हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2s and 2p एक ही सब शेल में आएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 + 2 आपके पास कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर? पहला स्टेप तो हमारा पार हो चुका है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने निकाल दिए। अब बारी आती है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने की। चलिए देख लेते हैं। तो NH4 पॉजिटिव को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्लियर? अब आपने देखा नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास 5 थे। क्लियर? उसमें से नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के लिए भेजा, दूसरा भी सेकंड हाइड्रोजन के साथ भेजा, तीसरा भी सेकंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में भेजा एंड चौथा इलेक्ट्रॉन भी चौथे हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्डिंग फॉर्मेशन में भेजा। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया उसका हमने लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये किसी अदर एटम को वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमारा कुछ रफ स्ट्रक्चर बन जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन का। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सबको शेयर किया हुआ है अपने दूसरे एटम्स के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर तो कोई भी नहीं रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 0। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नाइट्रोजन ने जो है सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इस वाले के साथ भी एंड इस वाले के साथ भी। क्लियर? यानी कि सारे सबके साथ जो है आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब उस नाइट्रोजन के चारों तरफ जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से है। नाइट्रोजन खुश है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे किए हुए हैं, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 8। क्लियर? चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 थे, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, भाई सारे शेयर थे तो 0, माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर भी उसने हाइड्रोजन के साथ किए हुए थे, तो आपके पास 8। आपका आंसर आ गया 1। क्लियर? अभी फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं आपके हाइड्रोजन एटम के साथ। आपको पता है हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया बना के। क्लियर? जिसमें नाइट्रोजन सेंटर में था, साइड साइड में आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए थे।
क्लियर? तो आप देख सकते हैं हर एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे हर एक जो है वो बॉन्ड बनाने में। अगर इस हाइड्रोजन की ही बात करूं तो इसके सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों के दोनों शेयर्ड पोजीशन में है। तो कितने कितने आगे, एक एक हाइड्रोजन के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 0। क्लियर? तो भाई ये तो बहुत इजी है, हमें कैसे पता चलेगा लास्ट में, हो सकता है हमने गलती निकाल दिया हो। तो एक तरीका है निकालने का, मैं आपको बताती हूँ। ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोई भी आयन दिया हुआ है, जब आपने फॉर्मल चार्ज निकाल दिया आपके अलग अलग एटम्स का, तो लास्ट में आपने क्या करना है, उन दोनों जो भी 2 एटम है, 3 एटम है, जितने भी एटम्स हैं, उनका फॉर्मल चार्ज आपने जो है वो एड अप कर देना है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आया था, 1। हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज आया हुआ है, 0। 1 + 0 = 1। ठीक है? तो फिर आपके पास जो भी आयन या मॉलिक्यूल दिया होगा उसके ऊपर चार्ज देखो कितना है। जैसे हमारे पास NH4 पॉजिटिव दिया था तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1, यानी कि +1 चार्ज है। और जब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के फॉर्मल चार्ज को प्लस किया तो हमारे पास कितना आया था, 1 + 0, कितना आंसर आया, 1। अगर आपके आंसर सेम रहते हैं, यानी कि जितना चार्ज है उतना ही आपके पास एडअप करके आंसर आता है, इट मीन्स आपने फॉर्मल चार्ज एकदम सही निकाला है। क्लियर बच्चों? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आपके फॉर्मल चार्ज के रिगार्डिंग। जैसे आपके पास मान लीजिए एक आपके पास मॉलिक्यूल दे दिया जाता है ओजोन। ओजोन कैसे बनता है आपके पास, जब 3 एटम्स ऑक्सीजन के आपस में जुड़ते हैं किसी बॉन्ड के थ्रू, तो आपके पास जो है एक ओजोन मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि O3। ओके, तो O3 मतलब 3 एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के ही। चलिए निकालते हैं इनकी अभी। तो ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताओ क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। ठीक है? अभी हमारे पास 3 एटम है ऑक्सीजन के, हमने एक ऑक्सीजन एटम का निकाल दिया, तो सभी में ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहने वाले हैं ना। चलिए अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन। नाराज किसी को नहीं करेंगे, सबको 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिए जाएं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, गिनो, 2 4 6। हाँ जी हैं, ओके। अभी सेकंड वाले ऑक्सीजन का काउंट कर लेते हैं कि आपके पास सेकंड ऑक्सीजन थी 2 4 6। वाओ, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास देख लेते हैं। थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास 2 4 6। वाओ, यानी कि तीनों ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 इलेक्ट्रॉन से थोड़े ना खुश होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, बताओ बताओ बताओ। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, उसमें बताया था हर एक एटम अपने आप को तभी फुली स्टेबल मानता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। ओके, चलिए करते हैं अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखते हैं ये बना पाते हैं ऑक्टेट या नहीं बना पाते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑक्सीजन क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए भेज देगी। ठीक है? वो बोलेगी जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो बॉन्डिंग के लिए भेज देती है कि जाओ बॉन्ड बनाओ अभी सेकेंड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है? दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और 2 जो अब उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना फर्स्ट ऑक्सीजन के पास, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भेज देगी सेकंड वाले ऑक्सीजन के या उसके पास। ठीक है? कि जाओ जाके अभी बॉन्ड बनाओ। क्लियर? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के लिए भेज दिए सेकंड ऑक्सीजन के पास एंड 2 भेज दिए हैं थर्ड ऑक्सीजन के पास। क्लियर? अब सेकंड ऑक्सीजन जो है वो भी क्या करेगी, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देती है फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है? तो क्या होता है यहाँ पे आपके पास फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है? और यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन ने थर्ड ऑक्सीजन को भी दे रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी आपके पास यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका ओजोन का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर? तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी आप फॉर्मल चार्ज हर एक ऑक्सीजन के ऊपर निकाल पाओगे। अगर आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है फॉर्मल चार्ज निकालने में। ओके, चलिए अभी फॉर्मल चार्ज देखते हैं पहली ऑक्सीजन के ऊपर। चलिए क्या फॉर्मूला होता है,
ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, क्लियर। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कौन सा है हमारे पास, ये वाला। ओके, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6। ओके, दूसरा क्या होता है, माइनस करते हैं कोई चीज, क्या माइनस करते हैं हम ऑक्सीजन में से, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनशेयर हैं ऑक्सीजन के पास, बताओ, 2 ही है बेचारे के ऊपर, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन -2, क्लियर, -½ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो इस ऑक्सीजन ने शेयर कितने किए हुए हैं, 2 बॉन्ड यहां बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड इस साइड के ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, यानी कि कितने हो गए इसके पास, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स भाई शेयर किए हुए हैं। तो देखो इस तरह से निकाला है मैंने, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 -2 -½ इंटू 6, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, +1। फॉर्मल चार्ज उसी तरह से आप सेकंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर निकाल लोगे, उसके ऊपर कितना आएगा, सेकंड ऑक्सीजन एटम देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ठीक है, ऑक्सीजन के लगे हुए हैं यहाँ पे, और शेयर्ड कितने हैं, वो भी 4 है। तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, 0, क्लियर। और उसी तरह से आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे ऑक्सीजन नंबर एटम 3 के ऊपर, ठीक है, उसमें क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड उसके सारे ही अनशेयर्ड थे, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने तो एक भी नहीं दिया था बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, तो कितने हुए, 6 हुए, -½ इंटू एक ही बॉन्ड बन रहा है फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ, तो शेयर्ड कितने हो गए, 2, क्लियर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, अभी आप बताओ मुझे। मैंने पीछे आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको लास्ट में देखना हो कि आपका फॉर्मल चार्ज एक्चुअली में सही निकला है या गलत निकला है, तो आप उसको कैसे देख सकते हो, आप देखो आपके पास ओजोन दिया होता है ना, O3 आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ है, नहीं, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि जो हमारा चार्ज आया वो एग्जैक्टली में सही है या नहीं है, ठीक है, क्लियर। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। तो हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर्स दिए गए हैं हमारी बुक में। सबसे पहला पैरामीटर आता है बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपके पास 2 एटम्स बनाए हुए हैं, उनके सेंटर में आपके पास न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस बनाए गए हैं, तो उन 2 न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड योर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। अगर जितना बड़ा आपके पास साइज का एटम का साइज बड़ा होगा, उतने ही ज्यादा जो है वो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। जैसे लेट मी ड्रॉ, मान लीजिए ये आपके 2 एटम्स हैं, ये बीच में जो है ये एटम, ये भी एटम, बीच में न्यूक्लियाई है। तो इस तरह से जब आप डिस्टेंस देखोगे तो देखो यहाँ पे मैंने एटम्स का साइज छोटा बनाया हुआ, तो हमारी बॉन्ड लेंथ सिर्फ इतनी सी थी, अभी हमारी बॉन्ड लेंथ लंबी हो चुकी है, क्लियर। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ेगी जितने आपके पास एटम का साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बॉन्ड्स होते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी सबसे ज्यादा लेंथ होगी, क्लियर। सेकेंड हमारे पास जो बॉन्ड पैरामीटर आता है दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब है हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। अभी बॉन्ड लेंथ मैंने क्या बताया, 2 न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, अगर उस बीच के डिस्टेंस को भी हाफ कर दे दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक रेडियस। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये थी आपके पास बॉन्ड लेंथ, लेकिन जब हम सिर्फ हाफ ही ले रहे हैं तो वो क्या होगा आपके पास एटॉमिक रेडियस, क्लियर। In the case of covalent bonds, the contribution from each atom is called covalent radius of that atom. अगर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि 2 एटम्स आपस में जुड़े हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो जो उनका हाफ रेडियस होगा तो वो आपके पास कितना क्या कहलाएगा, आपका कोवलेंट रेडियस कहलाएगा। और अगर मान लो आपके पास 2 एटम्स आपस में जुड़े हैं आयनिक बॉन्ड के थ्रू, तो जो उनका रेडियस कहलाएगा दैट इज कॉल्ड योर आयनिक रेडियस। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज कोवलेंट रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता था, जब 2 एटम्स, जब भी आपके पास बॉन्डिंग करनी होती थी तो दोनों एटम्स जो हैं
वो म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते थे बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे अगर पहला एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन देता था बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, देयर इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। को आयनिक में क्या होता था कि सिर्फ एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता था दूसरे को। जैसे हमने NaCl के केस में पढ़ा था, तो वहां पे क्या था कि सोडियम ही आपके पास क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन देता था। तो आयनिक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे, और आपके जो कोवेलेंट है उसमें म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बराबर के। क्लियर? आगे देखते हैं, इन केस ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम्स, जो बॉन्ड बना ही नहीं रहे, जो सिंगल एटम्स घूमे हुए हैं, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग एटम, वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर के वैलेंस शेल होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं, क्योंकि अब एटम है, सिंगल एटम है, दूसरे के साथ तो बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वैलेंस है, वो अपने पास ही रख रहा है उसको अपने वैलेंस शेल में, दूसरे को तो दे नहीं रहा है, ठीक है। तो वो जो वैलेंस शेल होगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम के, वो हमें आइडिया देते हैं उस एटम के साइज के बारे में, तो जिसको हम कहते हैं वंडर वॉल रेडियस। क्लियर? कोवेलेंट रेडियस हमेशा छोटा होता है आपके वंडर वॉल रेडियस से। क्लियर? अगला बॉन्ड पैरामीटर आता है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड जब भी आएगा हमेशा याद रखना एनर्जी। एंथैल्पी वर्ड है एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी, हमें कोई पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ना है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, कोई सा भी बॉन्ड है, हमें उसे तोड़ना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर बॉन्ड एंथैल्पी। इजी तो है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो डरना नहीं है केमिस्ट्री की लैंग्वेज देख के कि ये तो बहुत खतरनाक लिखा है। लिखा इतना ही है इसमें, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड योर बॉन्ड एंथैल्पी। आपको पता है बॉन्ड एंथैल्पी को मेजर करने के लिए हम करते हैं यूनिट किलो जूल पर मोल। क्लियर? नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स। ठीक है, दो बॉन्ड्स हैं आपके पास, तो उन दो बॉन्ड्स के बीच में कौन सा एंगल होगा, कोई तो एंगल होगा कितने डिग्री का, तो वही आपके पास बॉन्ड एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल देख लेते हैं, H2O, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो इन दो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज 104.5 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर बॉन्ड एंगल, क्योंकि एंगल बन रहा है ना दो बॉन्ड के बीच में। ओके, बॉन्ड एंगल हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल से हम पता कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल की कौन सी शेप होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। आपके पास कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम के बीच में, वही आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एक ही बॉन्ड है बीच में, मतलब सिर्फ एक ही बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ऑक्सीजन भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन के केस में क्या है, दोनों नाइट्रोजन में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। बॉन्ड ऑर्डर में बस आपने इतना देखना है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल है तो 1, अगर डबल है तो 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3। बॉन्ड ऑर्डर तो बहुत ईजी है। ये बात बहुत बार पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए अभी डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या चीजें होंगी कि आपकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी से बढ़ेगी और बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको एनर्जी भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी इससे इंक्रीज होगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर?
तो ये चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं कि अगर बॉन्ड ये इस तरह से पूछते हैं कि अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आपके पास बढ़ रहा है तो आपके बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर आपके पास ऑप्शन दे दी होंगी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या स्टेबल एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। तो आपको बताना होगा कि बॉन्ड लेंथ उसमें क्या होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।